ठीक है फाइन। तो हम लोग लास्ट क्लास तक देख चुके हैं सर कि किस तरीके से हमें एक्सटेंडेड बाइनोमियल थ्योरम को यूज करना है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास गिवन है 1 - x⁻n, तो इसके एक्सपेंशन में अगर मैं जनरल टर्म की बात करूं तो जनरल टर्म को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, -NCR x⁻² -NCR - x⁻r। ये इसका जनरल टर्म हो गया। और अगर इस पूरे एक्सपेंशन की बात करूं मैं, तो इस पूरे एक्सपेंशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, समेशन r इज इक्वल टू 0 to ∞ -NCR -x⁻r। इस तरीके से हम इस पूरे एक्सपेंशन को लिख सकते हैं, विच इज द पावर सीरीज। ये हम ये सारी चीजें ऑलरेडी देख चुके हैं सर। ठीक है। उसके पहले, आज के क्लास के पहले, मतलब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे सर, कि यहाँ पे हम लोग क्या कंसिडर कर रहे थे कि n जो है मेरा, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट n बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। कुछ भी हो सकता है ये, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, फाइन। मतलब इंटीजर्स हो सकता है, एन चाहे तो रैशनल नंबर्स हो सकता है, तो इट इज कमिंग फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर्स, फाइन। अगर मैं बोलूँ स्पेसिफिक केसेस जहां पे n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ इसी सेम एक्सपेंशन के लिए, अगर मैं बोलूँ कि माई n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस केस में इस गिवन एक्सपेंशन को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अगर मैं इस सेम एक्सपेंशन की बात करूं, फॉर एग्जांपल 1 - x⁻n, वेयर यहाँ पे मेरा n कहाँ से आ रहा है, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस केस में इसको हम थोड़ा सा, अगर मैं वापस से रीस्ट्रक्चर करूं, तो हम इस एक्सपेंशन के जनरल टर्म को कैसे लिख रहे थे, बेसिकली अगर मैं किसी भी एक कोएफिशिएंट की बात करूं, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं -NCR -x⁻r, यही है। ठीक है। तो अगर मैं इस वाले कोएफिशिएंट की बात करूं विच इज -NCR, तो इस -NCR को हम एक्सपैंड करके एक्चुअल में कैसे लिख रहे थे, -n, सेकंड, इसको एक्सपैंड करके कैसे लिख रहे थे, -n इंटू -n - 1 इंटू -n - 2 इंटू -n - 3, ऐसे ऐसे मल्टीप्लीकेशन करके अप टू -n - r+1, ऐसे लिख रहे थे, डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल। यही बोल रहे थे हम लोग, फाइन। ठीक है। अगर मैं इसमें से, अगर कंसिडरिंग दिस थिंग कि n इज नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो अगर मैं इसमें से, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक जो मेरे न्यूमरेटर में टर्म्स हैं, तो यहाँ पे मेरे पास कितने टर्म्स हैं सर, ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी। हियर आई हैव आर टर्म्स फ्रॉम -n - 1 टू -n - r+1 तक, ऐसे आर टर्म्स हैं टोटल मेरे पास, क्लियर है। ठीक है। अब अगर मैं हर एक टर्म में से माइनस कॉमन ले लूं, -1 कॉमन ले लूं, तो मेरे पास क्या बचेगा, एक बार सारे लोग साथ में देखना। हर एक टर्म में से अगर मैं -1 कॉमन ले लूं, तो क्या बच जाएगा, -1 रेज टू r, और इस वाले टर्म से क्या निकलेगा, n इंटू n+1 इंटू n+2, ऐसे टिल टिल करते करते n+r-1, यहाँ से माइनस माइनस कॉमन लेंगे, हाँ ठीक है, डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल, यही आएगा। यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर है सर, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, ऑलरेडी हम देखते हुए आ रहे हैं। ठीक है फाइन। अब अगर मैं बात करूं सर, -1, इस वाले एक्सपेंशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं सर, अगर मैं इसको फैक्टोरियल के टर्म में लिखना चाहूँ, ये जो पूरी चीज है इसको मैं फैक्टोरियल टर्म के टर्म में लिखना चाहूँ, मतलब NCR के टर्म में लिखना चाहूँ, तो ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ, कोई बता सकता है क्या, ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, n+r, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, n+r - 1 CR, यही तो लिखा हुआ है ये, करेक्ट है ये। एक बार जल्दी से वेरीफाई करना सारे लोग। क्यों मैं ऐसा बोल पा रहा हूँ सर, n+r - 1 से लेके n+r, ठीक है, n+r - 1 हो गया, उसके बाद उसमें से फिर आप -1 करो, फिर एक -1 करो, ऐसे ऐसे करके मेरे पास टोटल n+r - 1 - r मीन्स n - 1 फैक्टोरियल आ रहा होगा, क्लियर है।
इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस रिजल्ट को हम लोग ध्यान में रखेंगे सर, कि अगर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स है और मुझे नेगेटिव ऑफ n निकालना है, तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं उसको। तो ये रिजल्ट बस हम लोग ध्यान में रखेंगे कि -n CR इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू -1 n+r-1 CR, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसको भी हम लोग यूज करके इजीली बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं। ठीक है, ये बस एक रिजल्ट था जो इसलिए बता दी क्योंकि हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में, एक क्वेश्चन देखेंगे हम लोग आज जिसमें हम लोग आंसर ना निकाल के एक समेशन के फॉर्म में कुछ भी आए, जो बेसिकली अगर हमें ये रिजल्ट पता है बस कि ये क्वेश्चन कैसे आ रहा है, केवल इसको यूज करके हो सकता है मेरे पास ऑप्शंस गिवन। क्लियर है? एक बार जल्दी से इसको नोट करना सारे लोग। डन। ठीक है, इस पे चाहो तो एक एग्जाम्पल भी हम लोग देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं -3C2 की वैल्यू, तो हम लोग क्या जानते हैं सर, अगर -3C2 है तो नीचे में मतलब अप टू आर टर्म्स हम मल्टीप्लाई करेंगे। मींस इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -3 × -3 -1 विच इज -4 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2 इज 6। यही है। क्लियर? ठीक है, अगर मैं इसको इस तरीके से सॉल्व करूं, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 एंड r इज इक्वल टू 2। तो हम इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, n+r-1 मीन्स 3 + 2 5 -1 इज 4, 4C2 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 6। क्या किया मैंने, 3 + 2 -1C2, तो दीज बोथ आर द सेम। ठीक है, हाँ, -1 रेज टू आर आएगा क्योंकि यहाँ पे आर की वैल्यू 2 है। यहाँ पे आर की वैल्यू 2 है तो -1 × -1 इज 1 ओनली, इसीलिए मैंने उसको यहाँ पे कंसिडर नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे आर की वैल्यू 2 है तो एक्चुअल में इसके साथ क्या आएगा, -1 रेज टू 2, बट क्योंकि आर की वैल्यू 2 है तो वो मैंने इम्प्लिसिट मान लिया कि -1 × -1 इज 1। क्लियर? ठीक है, अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे आज। मैंने, अगर किसी को याद हो सर, जब हम लोग स्टार्ट किए थे ये टॉपिक, तो मैंने एक बात बताया था कि हम लोग यूज करेंगे जनरेटिंग फंक्शंस को टू फाइंड, टू सॉल्व अ फ्यू कॉम्बिनेटोरिक्स प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल टू सॉल्व फ्यू काउंटिंग प्रॉब्लम्स, जिसमें से एक बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम से बेसिकली मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। एक बार प्लीज मुझे फिर से कंफर्म करना ना, बैकग्राउंड नॉइस बिल्कुल नहीं है ना, क्योंकि बहुत तेज आवाज आ रही है ढोल की। और नो नॉइस, नो नॉइस तो फाइन, बस रिकॉर्डिंग में नॉइस ना जाए। ठीक है, फाइन फाइन फाइन। ठीक है, चलो, यहाँ तक हो गया नोट। अब हम एक चीज देखते हैं सर, अगर मैं बोलूं कि हमारे पास एक इक्वेशन है, ठीक है, अभी हम बिल्ड करेंगे बहुत अच्छे से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, सारे लोग प्लीज ध्यान से, आज की क्लास बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक इक्वेशन है x+y, लेट्स से x+y इज इक्वल टू कितना ले लूं, 5। ठीक है, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन में मुझे नॉन इंटीग्रल, ये नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस निकालने हैं। इसमें मेरे पास गिवन है कि x जो है वो वैल्यू ले सकता है बिटवीन 1 to 3 एंड y भी वैल्यू ले सकता है बिटवीन 1 to 3। ठीक है, ये मेरे पास कंस्ट्रेंट गिवन है। हम लोग अभी तक क्या देखे थे सर, जो हम लोग पहले देखे थे स्टार्स एंड बार्स अप्रोच या बिगर्स मेथड, उसमें हम लोग क्या देखे थे कि मेरे पास एक लोअर बाउंड गिवन थी, एक्स की वैल्यू एक स्पेसिफिक 0 से ज्यादा होगी, 1 से ज्यादा होगी, 2 से ज्यादा होगी, बट कुछ भी अपर बाउंड नहीं था। ठीक है, अगर मेरे पास अब अपर बाउंड आ जाए कि मैंने एक्स को ऊपर से बाउंड कर दिया, ये सेम एग्जांपल हम लोग देखेंगे डाई वाले एग्जांपल में, कि मैं 3 या 4 डाई को एक साथ रोल करूं और मुझे सबके टॉप सरफेस पे को ऐड करके कुछ एक स्पेसिफिक नंबर चाहिए, फॉर एग्जांपल 10 चाहिए, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए इस वाले प्रॉब्लम से एक बार हम लोग बिल्डअप करते हैं सर। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर मैं इन जनरल पूछूं आपसे तो आपका अप्रोच क्या होगा सर, ब्रूट फोर्स मेथड क्या है, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू मुझे सम करना है 5, एक्स की वैल्यू 1 हो सकती है, ठीक है, वाई की वैल्यू क्या हो सकती है सर, 4, एक्स की वैल्यू हो सकती है 2, वाई की वैल्यू हो सकती है 3, एक्स की वैल्यू हो सकती है 3, वाई की वैल्यू हो सकती है 2, और
देखो ये वाला नहीं होगा सर, पहला वाला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि y की वैल्यू 4 नहीं हो सकती। y इज मैक्सिमम, इट इट कैन टेक वैल्यू टिल 3 ओनली, सो दिस इज नॉट अलाउड। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2। और क्या हो सकता है सर? और इसके अलावा कुछ और हो सकता है क्या? बताना कोई। दो ही वैल्यू है ना? 1 4 होगा नहीं तो 4 1 भी नहीं होगा अपने आप। 3 2 एंड 2 3। मतलब दो पॉसिबल सॉल्यूशन है मेरे पास इस गिवन इक्वेशन के लिए, जो इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए हम इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकाल सके। यहां तक क्लियर है सर? ठीक है। अब अगर मैं इस सेम प्रॉब्लम को सर मैप करना चाहूं अपने जनरेटिंग फंक्शन के प्रॉब्लम से, अब यहां आता है सर, अभी तक हमने जो सीखा है जनरेटिंग फंक्शन, उसको अप्लाई कैसे करेंगे, उसको यूज कैसे करेंगे टू सॉल्व सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम। चलिए, अब एक बात बताइए सर, मेरे पास क्या क्या गिवन है? मेरे पास x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है। x कुछ वैल्यूज ले सकता है, क्या क्या ले सकता है? या तो 1, या तो 2, या तो 3। सिमिलरली y एक वेरिएबल है जो वैल्यू ले सकता है या तो 1, या तो 2, या तो 3। अब अगर मैं बात करूं सर सबसे पहले x की, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यही क्वेश्चन हमें सॉल्व करने से। ठीक है, x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है सर? अगर x की वैल्यू मैं 1 ले रहा हूँ, एक बार ब्रूट फोर्स से हम रिलेट करेंगे। अगर मैं x की वैल्यू 1 ले रहा हूँ, तो मुझे y की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी सर? 4, यहां से मुझे दिख रहा है। ठीक है, लेकिन हम इस वैल्यू को नहीं लेंगे, इस वैल्यू को मैंने डिस्कार्ड कर दिया। क्लियर है? मैंने एक वैल्यू डिस्कार्ड करके मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जब हम अभी इसका जनरलाइज वर्जन देखेंगे उसमें भी अपने आप वो वैल्यू डिस्कार्ड हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई यहाँ पे ये वैल्यू भी ले सकता था 4 1, बट आपको दिख रहा है सर 4 1 हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं लेंगे 4 1? क्योंकि 4 1 इन दोनों कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए ये वैल्यू भी अपने आप डिस्कार्ड हो जाएगी। यही हो रहा है। अब चलो सर कैसे करेंगे, चलिए। एक्स की पॉसिबल वैल्यू हम क्या क्या ले सकते हैं सर? एक्स की या तो वैल्यू ले सकते हैं 0, या 0 तो चलो यहाँ है ही नहीं, 0 तो अलाउड ही नहीं है। 1 2 3। सिमिलरली वाई की वैल्यू मैं ले सकता हूँ 1 2 3। फाइन, चलिए। अब मैं बोल रहा हूँ कि x की अगर मैं वैल्यू 1 लूं, ध्यान से देखना सारे लोग, तो y की क्या कौन सी ऐसी वैल्यू लूं कि टोटल सम x प्लस वाई 5 के इक्वल आ जाए? अगर मैं x की वैल्यू 1 लूं तो y क्या लूं कि x प्लस वाई 5 के इक्वल आ जाए? y की वैल्यू हम इस गिवन सेट में से नहीं ले सकते हैं। क्या मैं 3 लूंगा तो सम 5 आएगा? नहीं। y की वैल्यू 4 होगी जो कि इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मींस x इज इक्वल टू 1 के लिए कोई भी सोल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करेगा मेरे पास। सिमिलरली अगर मैं x की वैल्यू 2 लूं सर, तो y की ऐसी क्या वैल्यू लूं कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। y की क्या वैल्यू लेंगे हम लोग? 2 के लिए 3 लेंगे। दिख रहा है मुझे यहाँ से? सिमिलरली x की वैल्यू 3 लूं तो y की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी मुझे? 2, ताकि इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। यही हो रहा है सर? ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं सर, इसी प्रॉब्लम को मैप करेंगे हम लोग अपने जनरेटिंग फंक्शन के प्रॉब्लम से। मैं क्या बोलने वाला हूँ अब यहाँ पे देखना एक बार सारे लोग ध्यान से, कि x की कौन सी पॉसिबल वैल्यूज हैं। ठीक है, x की क्या क्या वैल्यू है? 1 2 3। उन पॉसिबल उन पॉसिबल वैल्यूज को एक्चुअली हम लोग एक एक्सप्रेशन के, एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखेंगे, और उस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वही x की पॉसिबल वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल x यहाँ पे 1 2 3 तीन वैल्यूज ले सकता है, तो मैं एक पॉलिनोमियल बनाऊंगा p में। दिस इज फॉर x, दिस इज फॉर y। एक पॉलिनोमियल बनाऊंगा p में which will take degrees as p raised to 1, p raised to 2 and p raised to 3। क्योंकि x तीन ही वैल्यू ले सकता है, या तो 1, या तो 2, या तो 3। ये तो क्लियर है सबको? सिमिलरली y के करस्पॉन्डिंग एक पॉलिनोमियल बनाऊंगा p में। ठीक है, विच विल टेक द डिग्रीज एज 1 2 3। क्यों 1 2 3 ले रहा हूं सर? क्योंकि y ये तीन पॉसिबल वैल्यूज ले सकता है। यहां तक सबको क्लियर है सर? मैं क्या अभी अभी तक मैंने किस तरीके से मैप किया? ठीक है, और इसको बोलूंगा मैं, अब मैं अगर क्या करूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं। इन दोनों को मल्टीप्लाई क्यों करें, देखिए। अब यहाँ पे वापस से हमारा पुराना आइडिया निकल के आ रहा है ना, मैं इसीलिए सारी चीजों को स्टार्टिंग से हम लोग बिल्ड करते चल रहे हैं। पुराना आइडिया क्या था सर? हम लोग बचपन में सीखे थे कि देर इज समथिंग नोन एज एडिशन रूल एंड मल्टीप्लीकेशन। अगर मैं यहाँ पे एडिशन रूल की बात करूं तो एडिशन रूल में क्या था सर, और मल्टीप्लीकेशन रूल में क्या था? एडिशन रूल में क्या था, अगर किसी एक वर्क को करने के लिए मेरे पास मल्टीपल वेज हैं, ठीक है, जहां पे हम और वाली फीलिंग आए, मतलब या वाली, या तो आप इस तरीके से करो या तो इस तरीके से करो, वहां पे हम एडिशन रूल लगा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे अब आपको बोलूं कि x की एक वैल्यू ले लो 1, या फिर चलो x की एक वैल्यू ले लो 2, तो दूसरी वैल्यू y की क्या होगी? 3। देखो, काम मेरा कोई भी कब कंप्लीट होगा? जब मैं x लूं और y लूं। तो x एंड y बोथ आर नेसेसरी, इसीलिए हम लोग x और y को एक साथ मल्टीप्लाई करें।
दोनों पॉलिनोमियल्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, बट मल्टीप्लाई करने के पहले एक्स के लिए मेरे पास पॉसिबिलिटीज है, या तो एक्स की वैल्यू 1 होगी, या 2 होगी, या 3 होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक्स की वैल्यू 2 तो वाई की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू 3 तो वाई की वैल्यू 2। तो ये अलग अलग केसेस हैं, इसीलिए ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैंने एक्स की वैल्यू सेलेक्ट कर ली तो मेरा काम कब कंप्लीट होगा, जब मैं वाई भी सेलेक्ट करूँ। तो एक्स मैंने 2 ले लिया, तो मुझे इसको सेटिस्फाई करने के लिए वाई भी लेना पड़ेगा, तो x2 एंड y3, तो ये 5 के इक्वल आ जाए। फाइन, चलो। अब अगर मैं इन पॉलिनोमियल्स को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो हमें दिख रहा है क्या सर, हमें एक रिजल्टेंट पॉलिनोमियल मिलेगा जिसका कुछ डिग्री होगा। फाइन, बट सर हमारा इंटरेस्ट किस में है बताना एक बार सारे लोग, कोई अगर समझ पा रहे हो उस चीज को तो। मेरा इंटरेस्ट किस में है, p⁵ में। p⁵ का मतलब क्या है, रिजल्टेंट 5, एक्स और वाई को सम करके रिजल्टेंट 5, मतलब एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 3। तो मैं p⁵ मतलब p² इंटू p³ करूंगा तो सम क्या आएगा, p⁵ मींस इसका जो कोइफिशियंट है, बेसिकली दिस कोइफिशियंट इज इक्वल टू number of ways to solve this problem। क्यों बोल रहा हूं टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आप p⁵ जितने तरीके से ला सकते हो उतने ही तरीके से आप इस गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मैंने क्या किया, डिग्री से एसोसिएट कर दिया उसके नंबर ऑफ वेज को। तो p⁵ में यहाँ कितने तरीके से ला सकता हूँ आप देखो, क्योंकि मैं इसीलिए एक सैंपल प्रॉब्लम लिया हूँ ब्रूट फोर्स के लिए। p⁵ हम कितने तरीके से ला सकते हैं सर, अगर मैं यहाँ से p² को, ध्यान से देखना, यहाँ से p² को p³ के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास p⁵ आएगा, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है सर, अगर मैं इस p³ को इस p² के साथ मल्टीप्लाई करूं तब भी मेरे पास p⁵ आएगा। तो दो वेज, मतलब अब आप देखो, कोई स्टूडेंट चाहो तो इन दोनों पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करके देखो, और p⁵ का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है देखना, यहाँ पे p⁵ का कोएफिशिएंट 2 आ रहा होगा। करके देखते हैं मल्टीप्लाई जल्दी से सर एक बार। p⁵ तो ये सबके साथ क्या हो जाएगा, p⁵ प्लस p² प्लस p³ प्लस p² जब मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई कर रहा हूं अब मैं। नेक्स्ट p² मल्टीप्लाई होगा तो p² प्लस p⁴ प्लस p⁵ प्लस अब ये pq मल्टीप्लाई हो रहा है इन तीनों के साथ, तो क्या बनेगा मेरे पास सर, p⁴ प्लस p⁵ प्लस p⁵, यही बना। ठीक है, हमारा इंटरेस्ट क्या था सर, p⁵ हम कितने तरीके से ला सकते हैं। ठीक है, p⁵ क्या ला सकते हो, 1p⁵, 2 कितना है टोटल, 2p⁵। बाकी टर्म्स भी हैं, बट मेरा इंटरेस्ट किस में था सर, p⁵ का कोएफिशिएंट क्या है 2, मतलब दो ही वेज होंगे इस गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। यहां तक बताना सारे लोग समझ में आया, क्लियर है बिल्कुल। फिर मैं आगे चलता हूँ, पहले ये बताइए कैसे हमने मैप किया उस प्रॉब्लम को पॉलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन के प्रॉब्लम से, ये पॉइंट क्लियर है सबको, जल्दी से एक बार एक्नॉलेज कीजिए पहले सारे लोग। क्लियर है, तो अगर मैं उसको पॉलिनोमियल से रिलेट करके उस पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करूं या उसको एक्सपैंड करूं मैं, तो रिजल्टेंट पॉलिनोमियल में जो डिग्री, मतलब ओवरऑल जो मुझे चाहिए उसका जो कोएफिशिएंट होगा वही नंबर ऑफ वेज होंगे उस गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब सर इसको हम और ज्यादा लिवरेज कैसे करें और कैसे यूज करें इसका, वो भी अब हम सीखेंगे। बट पहले यहां तक आइडिया क्लियर है सारे लोगों को। सर हाउ इज पी पॉसिबल मतलब, हाउ इज पी पॉसिबल मतलब, हाउ इज पी पॉसिबल का मतलब नहीं समझा मैं। अच्छा ये ठीक है ठीक है ठीक है, इसको इसको सही कर लो ना, p² कर लो। फाइन, मेरा भी इंटेंशन एक्चुअली p⁵ पे था, ठीक है, p⁵ लाने के ऊपर है ना इंटेंशन हमारा, तो मैं p को p से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑब्वियसली p² आएगा, p²। तो ये एक एक बढ़ जाएगा ना, एक्चुअल में क्या होगा कि अगर मैं इसको देखूं तो ये p² p³ p⁴ आ जाएगा, और फिर अगला टर्म जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये p³ p⁴, हाँ उसके बाद तो सही है। ठीक है ना, इसको चेंज कर लेना। क्लियर है यहाँ तक। एक बार इसको जल्दी से नोट कीजिएगा सारे लोग।
नोट हो जाएगा बताना। नोटेड। ठीक है। ये आइडिया बस क्लियर है सारे लोग, कैसे हम एक वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग जो पॉसिबल वैल्यूज है उसको मैप कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर मैं इसी चीज को जनरलाइज कर दूं, फॉर एग्जांपल अब हम इसको जनरलाइज करके देखते हैं थोड़ा सा, कि सर अगर मैं इसी को जनरलाइज करूं और बोलूं कि इक्वेशन इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10, और कंडीशन ये है मेरे पास एक्स वाई जेड इज लेस देन इक्वल टू 6, विच इज कि एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 से लेके 6 के बीच में हो सकती है। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे मैप करेंगे? सिमिलरली सर मुझे क्या पता है एक्स की वैल्यू, एक्स की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू है, या तो एक्स की वैल्यू 1 होगी, 2 3 इस तरीके से 6 तक। सिमिलरली वाई की वैल्यू, हाँ मैं वही बता रहा हूँ, मैं फिर से वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है। अब देखो, सिमिलरली वाई की वैल्यू, सिमिलरली जेड की वैल्यू, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्स की क्या पॉसिबल वैल्यूज है सर? एक्स की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है? या तो एक्स की वैल्यू 1 होगी, या 2, या 3, या 4, या 5, या 6। जो मैंने पहले एग्जांपल लिया था, इस एग्जांपल में क्या था, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 लाना है मुझे। कंडीशन क्या है, एक्स की वैल्यू 1 से लेके 3 के बीच में होगी, वाई की वैल्यू 1 से लेके 3 के बीच में होगी। हमने रफली करके देखा तो ये दो पॉसिबल केसेस है मेरे पास, एक्स की 2 वाई की 3, एक्स की 3 वाई की 2। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे सर? मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या है, 1 2 3, वाई की पॉसिबल वैल्यूज क्या है, यहाँ देखना 1 2 3। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्स की जो पॉसिबल वैल्यूज है उसके करस्पॉन्डिंग एक पॉलिनोमियल फॉर्म करो इन पी, सच दैट पी रेस टू 1 प्लस पी रेस टू 2 प्लस पी रेस टू 3। ये पॉलिनोमियल बन गया क्योंकि एक्स की 3 पॉसिबल वैल्यूज हैं, सिमिलरली वाई की 3 पॉसिबल वैल्यूज हैं, पी रेस टू 1 पी रेस टू 2 पी रेस टू 3 फॉर्म करेंगे। यहाँ पे प्लस क्यों आ रहा है सर? ये हमारा पहला क्वेश्चन होगा। दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों आ रहा है? प्लस क्यों आ रहा है सर? क्योंकि एक्स को अपनी वैल्यूज लेने के लिए एक्स की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो या तो 1 होगी, या तो 2 होगी, या तो 3 होगी। बिकॉज 3 पॉसिबल चॉइसेस हैं जो अलग अलग वैल्यूज हैं, इसीलिए हम 1 2 और 3 लिख रहे हैं। सिमिलरली वाई के लिए 3 पॉसिबल चॉइसेस हैं, इसीलिए 1 2 और 3 लिख रहे हैं। ठीक है। और मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि हमारा इस गिवन इक्वेशन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 का पूरा सोल्यूशन कब मिलेगा? जब हम इस पे मल्टीप्लिकेशन रूल लगाएंगे, मतलब एक्स की वैल्यू आ गई एंड आई नीड वाई की वैल्यू, तभी तो हम पूरे उस वर्क को कंप्लीट कर पाएंगे, इसीलिए आई एम मल्टीप्लाइंग हियर। यहाँ तक आइडिया सब क्लियर है? इसी को मैं अगर एक्सटेंड करके इस तरीके से लिखूं कि एक्स की पॉसिबल वैल्यू 1 to 6, सिमिलरली वाई की पॉसिबल वैल्यू, सिमिलरली जेड की पॉसिबल वैल्यू 1 to 6। तो अगर एक्स की पॉसिबल वैल्यू 1 to 6 है, तो मैं पी में एक पॉलिनोमियल बनाऊंगा। ठीक है। पॉलिनोमियल क्या होगा, पी रेस टू 1 प्लस पी रेस टू 2 अप टू ऐसे सम करते करते पी रेस टू 6। ये वैल्यू आ गई एक्स से करस्पॉन्डिंग। सिमिलरली सर हम लोग क्या करेंगे, एक और वैल्यू निकालेंगे वाई के करस्पॉन्डिंग, सिमिलरली एक वैल्यू निकालेंगे जेड के करस्पॉन्डिंग। क्लियर है? ये है मेरा एक्स के करस्पॉन्डिंग, दिस इज करस्पॉन्डिंग टू वाई, एंड दिस इज करस्पॉन्डिंग टू जेड। यहां तक तो सबको समझ में आया सर? क्यों वाई के करस्पॉन्डिंग बोल रहा हूँ, बिकॉज वाई जो वेरिएबल है, एक अकेला वेरिएबल, वो यही वैल्यू दे सकता है ना, या तो 1 लेगा, या 2, या 3, या 4, या 5, या 6। सिमिलरली जेड ये लेगा। और ओवरऑल जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या चाहिए बताना, कोई पी रेस टू 10, मतलब एक्स वाई जेड को सम करके मुझे 10 चाहिए। और इसका जो कोइफिशिएंट होगा वही तो होगा एक्चुअल में नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज। अभी क्लियर है सारे लोगों को क्यों मैं बोल रहा हूँ? अगर हम पहले वाला एग्जांपल समझ चुके हैं तो ये भी इजीली समझ में आएगा। क्लियर है सबको? ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके साथ समझते हैं हम लोग। इस वाले प्रॉब्लम पे वापस में आऊंगा, उसके पहले एक और एग्जांपल लेते हैं। नोट करने को जल्दी से इस एग्जांपल को।
नोटेड। ठीक है, अब चलिए सर, अब अगर मैं बोलूं एक बात इंपॉर्टेंट, कि मान लो 4 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास। ठीक है, वापस से हम पुरानी कहानी पे आ रहे हैं। 4 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, और 3 लोग हैं मेरे पास। 4 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स बोल लो या चॉकलेट्स बोल लो, और 3 लोग हैं, एक्स वाई जेड, और मुझे तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। कंडीशन ये है कि एक्स वाई जेड शुड बी इक्वल टू 0, और एक्स वाई जेड कहाँ से आ रहा है, इंटीजर से आ रहा है। ऐसा मान लो, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर से आ रहा है, किसी को नेगेटिव नहीं दे सकते बेसिकली, तो होल नंबर्स मान सकते हैं। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है मुझे। तो अभी तक हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने का हमारे पास क्या तरीका था सर, बेगर्स मेथड, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इस सेम प्रॉब्लम को मैप करेंगे इस वाले अप्रोच से जो अभी हमने सीखा है, पॉलिनोमियल वाला मेथड। इसमें हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले एक्स के लिए व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज विच आई हैव फॉर एक्स बताना। कोई भी एक स्टूडेंट जल्दी से बताइए, एक्स के लिए क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है मेरे पास। 0 to 4, 0 to 4 बोल रहे हो क्या? ठीक है, देखता हूँ। 0 to 4 बोल रहे हो, एक्स की पॉसिबल वैल्यू है 0 to 4। ठीक है, सिमिलरली वाई की क्या पॉसिबल वैल्यू है, 0 to 4। सिमिलरली जेड की क्या पॉसिबल वैल्यू है, 0 to 4। कोई स्टूडेंट यहाँ पे बोल सकता है सर कि 4 इज नॉट मेंशन, लाइक अपर बाउंड इज नॉट मेंशन, तो हम 4 कैसे ले रहे हैं? ठीक है, इसके ऊपर भी मैं आऊंगा, उसके पहले मान के चल रहे हैं कि वर्स्ट केस में क्या होगा, कि आप किसी एक स्टूडेंट को 4 दे दो तो बाकी 2 केसेस में 0 और 0 आएंगे। ठीक है, अब चलो, अब अगर मैं इसके करस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल फॉर्म करूं तो पॉलिनोमियल क्या बनेगा सर, p⁻0 प्लस p⁻1 प्लस p⁻2 p⁻3 प्लस p⁻4। ये पॉलिनोमियल किसके करस्पॉन्डिंग बना सर, एक्स के करस्पॉन्डिंग। सिमिलरली अगर मैं y के करस्पॉन्डिंग एक पॉलिनोमियल बनाऊं तो सेम पॉलिनोमियल बनेगा। सिमिलरली z के करस्पॉन्डिंग बनाऊं तो सेम पॉलिनोमियल बनेगा। ये तो दिख रहा है सबको, क्योंकि सर ये पॉलिनोमियल की डिग्रीज क्या है एक्चुअल में, ऑल द पॉसिबल वेज जिसमें मैं एक्स सेलेक्ट कर सकता हूँ, मतलब एक्स की क्या क्या वो स्पेसिफिक वैल्यूज ले सकता हूँ, 1 2 3 4। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, रिजल्टेंट ओवरऑल सम 4 चाहिए, मतलब इन तीनों पॉलिनोमियल्स को मैं मल्टीप्लाई करूंगा आपस में। तो अगर मैं इन तीनों पॉलिनोमियल्स को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, तो कोई एक जना बताना जल्दी से, आफ्टर मल्टीप्लाइंग मुझे रिजल्टेंट किसके ऊपर फोकस करना है। आफ्टर मल्टीप्लाइंग दीज पॉलिनोमियल्स इन दिस वे, हमारा रिजल्टेंट मुझे क्या चाहिए, रिजल्टेंट क्या चाहिए, कोइफिशिएंट ऑफ p⁻4। इसी का कोइफिशिएंट चाहिए ना। p⁻4 क्यों बोल रहा हूं मैं सर, क्योंकि हमें ये देखना है कि मैं टोटल 4 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। अब चलो सर, यहाँ पे एक बार सारे लोग ध्यान से देखें, p⁻4 क्यों बोल रहा हूं मैं, एक्स की क्या क्या वैल्यू हो सकती है एक बार जल्दी से ये भी देख लेते हैं, जैसे हम लोग ब्रूट फोर्स वाला मेथड पहले वाला देख रहे थे। इस एग्जाम्पल के बाद सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और सारे लोग खुद से कर लेंगे। अगर एक्स की वैल्यू 0 लें फॉर एग्जाम्पल, तो वाई की वैल्यू क्या होगी सर, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 3, x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 2, x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 3, z की वैल्यू 1। ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, करेक्ट है ये? क्या बोल रहे हो? हाँ, मतलब एक एक केस बताना, अगर मैं x को 0 पे फिक्स कर दूं तो ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। सिमिलरली x की, हाँ एक और बच गया ना, 0 0 4। इतने केसेस हो गए मेरे पास ओवरऑल। ठीक है, अब अगर मैं x की वैल्यू 1 सेट कर दूं तो y की वैल्यू क्या होगी सर, 0 3। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1 और 2। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 2 और 1। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 3 और 0। यही 4 वैल्यूज आ रही हैं, 1 2 3 4। ठीक है, सिमिलरली और भी बहुत सारे केसेस आएंगे। अब हम, हमें एक्चुअल में करना क्या है सर, ऐसे ही टोटल केसेस काउंट करने हैं। ठीक है, अब चलो कैसे करेंगे, बताना एक बार सारे लोग जल्दी से, हम कैसे करेंगे इस चीज को। हमें क्या करना है सर, देखो, दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल वे, दिस इज अनदर पॉसिबल वे, दिस इज अनदर पॉसिबल वे, ऐसे टोटल वेज है मेरे पास। अल्टीमेटली हो क्या रहा है सर, अगर मैं इसको कंसिडर करूं, p⁻0 इंटू p⁻1 इंटू p⁻3, तो ओवरऑल क्या हो गया, p⁻4। दिख रहा है, देखो p⁻0 कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है सर, दिस इज p⁻0। p⁻1 कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, मतलब ये टर्म जब इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये टर्म p⁻3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक p⁻4 निकल के आएगा मेरे पास। सिमिलरली ये p⁻0
जब पी स्क्वायर इसके साथ और पी स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तब भी मेरे पास पी रेस टू 4 निकल के आएगा। दिख दिख रहा है सारे लोगों को? सिमिलरली यहां देखना थर्ड वाला, ये पी रेस टू 0 जब इसके पी रेस टू 3 और इसके पी रेस टू 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तब भी मेरे पास एक पी रेस टू 4 निकल के आएगा। अभी क्लियर हो रहा है क्यों हम इसको एसोसिएट कर रहे हैं पॉलिनोमियल की डिग्री से और क्यों हम इसके कोएफिशिएंट पे फोकस कर रहे हैं? सिमिलरली सर, अगर मैं इस वाले केस को देखूं तो क्या हो रहा है? x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 2। मतलब क्या होने वाला है सर? इस वाले पहले वाले x के करस्पॉन्डिंग जो पॉलिनोमियल है उससे p रेस टू 1, y की करस्पॉन्डिंग से p रेस टू 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे p स्क्वायर से। तो क्या हो गया? p रेस टू 1, p रेस टू 1, p स्क्वायर मतलब 2 + 1 + 1 4। तो देखो तब भी p रेस टू 4 बनेगा ना, उसका जो कोएफिशिएंट क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ वेज जिससे हम p रेस टू 4 बना सकते हैं, वही मेरा कोएफिशिएंट होगा। अभी क्लियर है सारे लोगों को? ठीक है। अब इस चीज को कैसे सॉल्व करें सर? अब इस चीज को कैसे सॉल्व करें? यहाँ पे हम देख चुके हैं सर, दिस इज x के करस्पॉन्डिंग, दिस इज y के करस्पॉन्डिंग एंड दिस इज करस्पॉन्डिंग टू z। यहां तक सबको समझ में है क्यों हम लिंक कर रहे हैं, क्यों हम मैप कर रहे हैं सर? अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है इसको सॉल्व करना। इसको सॉल्व करना तो मुझे पता है सर, दिस इज जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ऑल ऑफ दीज आर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो हम क्या करेंगे? जीपी का सम फ्रॉम p रेस टू 0 टू p रेस टू 4, इस जीपी का सम क्या होगा बताना कोई भी एक जल्दी से। व्हाट इज द सम ऑफ दिस जीपी? इस जीपी का सम क्या होगा? पहले वाले का, इस वाले का सम क्या होगा? अगर मैं ऐसे लिखूं इसका सम, तो इसका सम क्या होगा? 1 माइनस पी रेस टू 5 बाई 1 माइनस पी, यही होगा। और हम 3 बार सेम चीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रेस टू 3, ऐसे लिख सकता हूं मैं। अब सारे लोग प्लीज थोड़ा सा और फोकस कीजिएगा क्योंकि यहीं पे हम यूज करेंगे जो अभी तक हमने सीखा है, जनरेटिंग फंक्शन हमने सीखा है, एक्सटेंडेड बाइनोमियल थ्योरम, वो सब हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अप टिल हियर आई गेस एवरीवन इज क्लियर सर, हम लोग बिल्कुल अच्छे से समझ चुके हैं कि हम इस एक्सप्रेशन को फॉर्म कैसे करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ द एक्सप्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको समझना इंपॉर्टेंट है। यहां तक क्लियर है कैसे ये एक्सप्रेशन आया मेरे पास? ठीक है, फाइन। अब इस एक्सप्रेशन में, इस पूरे एक्सपेंशन में, I am interested in what is the coefficient of p raised to 4. What is the what is the coefficient of p raised to 4? क्योंकि वही होंगे नंबर ऑफ बेस। क्लियर है? ठीक है। अब अगर मैं इसको लिखूं इस तरीके से सर, इस वाले एक्सप्रेशन को, इसको अगर मैं थोड़ा सा नीचे ले आऊं और इसके ऊपर अब हम अपना फर्दर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, फाइन। एक सेकंड, दिख रही है स्क्रीन? वेट वेट, क्लियर है? ठीक है, चलिए। अब हम इसके ऊपर वापस से आ रहे हैं सर, इस वाले एक्सपेंशन के ऊपर वापस से आ रहे हैं। इस एक्सपेंशन में क्या है सर? हमें इस एक्सपेंशन में कोएफिशिएंट निकालना है p रेस टू 4 का। ठीक है, अब चलो मैं इस एक्सपेंशन को ऐसे लिख सकता हूँ, 1 माइनस पी और 1 - p रेस टू -3, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसको फर्दर। ये बताओ सारे लोग, यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है ना, कुछ नहीं किया मैंने, बस इसको एक्सपैंड किया है अलग अलग। अब चलिए सर, अगर मैं इस वाले टर्म की बात करूं तो हम लोग बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं व्हाट इज बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन में क्या होगा सर? a + b रेस टू n। तो अगर मैं इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से ओपन करूं तो क्या आ जाएगा बताना? पहला टर्म क्या आएगा? 3c0 -
p रेज टू 5 रेज टू 0 प्लस 3c1 माइनस p रेज टू 5 रेज टू 1 एंड सो ऑन, ये एक्सपेंशन। और ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है सर? ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 - p रेज टू -3 के साथ। यहां तक सारे लोग मेरे हिसाब से क्लियर है। ये एक्सपेंशन फर्दर हो रहा है ना, ये एक्सपेंशन जहां तक जाएगा। चलो अब सर, अगर मैं इसके पहले टर्म को देखूं तो दिस इज इक्वल टू 1। दूसरा टर्म क्या है सर? p रेज टू 5 समथिंग, p रेज टू 5 के इक्वल है। अगला जो टर्म है वो p रेज टू 10 के इक्वल होगा, उसका अगला टर्म बढ़ते जाएगा। हमारा इंटरेस्ट किसमें है सर? p रेज टू 4 में है। अब यहाँ पे सारे लोग ध्यान से सोचिएगा एक बार, कि अगर मैं इस p रेज टू 5 को इस वाले एक्सपेंशन के किस टर्म से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे p रेज टू 4 मिल जाए, तो वैसा कोई भी टर्म, कोई भी डिग्री वैसी होगी नहीं उसमें, क्योंकि p रेज टू 5 है। तो इसकी डिग्री कहाँ से स्टार्ट होगी? 0 से स्टार्ट होगी सर। तो p रेज टू 5 के करस्पॉन्डिंग इस एक्सपेंशन में कोई भी एक टर्म नहीं मिलेगा मुझे। सिमिलरली इसका अगला जो आएगा p रेज टू 10, उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे इस एक्सपेंशन में मुझे कोई भी एक टर्म नहीं मिलेगा। मुझे टर्म क्या चाहिए? p रेज टू 4 में इंटरेस्ट है मेरा। p रेज टू 4 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर इस 1 को मैं मल्टीप्लाई करूं इस एक्सपेंशन के 1 - p रेज टू -3 के p रेज टू 4 से, तो मुझे वो कोएफिशिएंट मिल जाएगा। अब सर हम लोग लास्ट क्लास में ही सीखे हैं कि 1 - p रेज टू -3, इसके करस्पॉन्डिंग व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ p रेज टू 4? एक बार जल्दी से बताना, इसके करस्पॉन्डिंग व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ p रेज टू 4? इसके करस्पॉन्डिंग p रेज टू 4 का कोएफिशिएंट क्या आएगा? जल्दी से बताना एक बार सारे लोग। क्या होगा? जनरल टर्म क्या होगा? कैसे लिखेंगे सर? p रेज टू 4 का कोएफिशिएंट चाहिए, तो अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं फर्दर तो हम कैसे लिख सकते हैं? -3cr -p रेज टू r। और यहाँ पे r की वैल्यू क्या लेंगे हम लोग? 4। तो ये टर्म क्या बन जाएगा? -3c4 - p ये सारी चीजें ऑलरेडी हम लास्ट क्लास तक देख चुके हैं ना, अच्छे से समझ चुके हैं। तो ये क्या बन जाएगा सर? -3c4 p रेज टू 4। यही कोएफिशिएंट है जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, -3c4। और हम लोग अभी अभी देखे हैं सर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हम लोग अभी अभी देखे हैं, अगर यहाँ पे n की वैल्यू n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, तो इस सेम चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं सर? अभी अभी हम लोग देखे हैं, -ncr को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? n+r-1। और यहाँ पे r की वैल्यू क्या है? इवन है, तो -1 रेज टू r क्या हो जाएगा? 1 के इक्वल। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? बताना कोई जल्दी से। क्या बताया मैंने अभी? n+r-1। यहाँ देखना, यहाँ देखना, n+r-1 मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगा सर? n+r-1 मतलब 4+7, 4+3 7 - 1 6c4 विच इज इक्वल टू 6c2 विच इज इक्वल टू, किसके इक्वल हो गया ये? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल विच इज 6 5 30 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 15। बताना सारे लोग, 15 आया आंसर? एक बार जल्दी से बताइएगा सारे लोग, 15 आ रहा है क्या? बाकी लोग जल्दी से बताना एक बार, 15 आ रहा है? ठीक है सर, वापस से मैं बता रहा हूँ हमने किया क्या सर। हमें एक्चुअल में क्या चाहिए? p रेज टू 4 का कोएफिशिएंट। ये हमारा ओवरऑल इंटरेस्ट है सर। क्यों है p रेज टू 4 का कोएफिशिएंट? बिकॉज हमें इस करस्पॉन्डिंग इक्वेशन को सॉल्व करना है, x+y+z = 4। मतलब अगर मैं x के करस्पॉन्डिंग एक पॉलिनोमियल बनाऊं, y के करस्पॉन्डिंग, z के करस्पॉन्डिंग, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्टेंट पॉलिनोमियल आएगा उसकी 4 डिग्री वाले टर्म का कोएफिशिएंट चाहिए मुझे। वही होगा टोटल नंबर ऑफ वेज। ये जैसे फॉर एग्जांपल x के करस्पॉन्डिंग, y के करस्पॉन्डिंग, z के करस्पॉन्डिंग, इन तीनों को जब मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो p रेज टू 4 का कोई ना कोई टर्म आएगा।
अब वो पी रेस टू फोर बहुत सारे तरीके से बनेगा, ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। उन सारे पी रेस टू फोर कितने वेज से बन रहे हैं उनको काउंट करना है, तो वो किसके इक्वल होगा सर? कोएफिशिएंट ऑफ पी रेस टू फोर, करेक्ट। ठीक है, अब मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, इनको मल्टीप्लाई करके लाना है ना, तो इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो पहले वाला टर्म इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो इसको मैं लिख सकता हूँ जीपी का समय, इस जीपी का समेशन क्या होगा, 1 - p⁵, क्योंकि 5 टर्म्स है, डिवाइडेड बाई 1 - p। ये हम पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, और सिमिलरली इस टाइप के 3 टर्म्स है मेरे पास, 3 जीपीज हैं, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो रेज टू 3 हो गया। अब मुझे इस वाले ओवरऑल एक्सपेंशन में पी रेज टू 4 का कोएफिशिएंट चाहिए। तो इस एक्सपेंशन को हम लोग कैसे लिखेंगे सर, यहाँ देखो, 1 - p⁵ रेज टू 3, और 1 1/1 - p रेज टू 3, मतलब 1 - p रेज टू -3, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है सर। अब अगर मैं इस वाले एक्सपेंशन को 1 - 1 - p⁵ को लिखूं, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन से लिख सकते हैं, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2, इस तरीके से हम लोग देख चुके हैं। NC0 क्या बोलते हैं, A⁻n प्लस NC1 A⁻n - 1 B⁻1, इस तरीके से हम आगे आगे लिख सकते हैं। ठीक है, सिमिलर वे में मैंने एक्सपैंड किया। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पे P⁵ आया और मुझे ओवरऑल P⁴ चाहिए, तो इस वाले से मुझे कोई भी ऐसा पॉजिटिव, उसका कोई भी पॉजिटिव पावर मिलेगा क्या, जिसको मैं P⁵ से मल्टीप्लाई करूं और P⁴ आ जाए? नहीं मिलेगा सर, इसीलिए हम लोग इसको डिस्कार्ड करेंगे। अगर ये P⁵ है तो अगला टर्म क्या होगा, यहाँ पे P⁵ का पावर 1 है, यहाँ पावर 2 होगा, तो वो P⁻10 बन जाएगा सर। तो P⁻10 है, तो यहाँ से कुछ भी पॉजिटिव आएगा क्या जो उसको P⁻4 बना देगा? नहीं आएगा, इसीलिए इन टर्म्स को हम डिस्कार्ड करेंगे। मेरा पूरा का पूरा फोकस इस टर्म पे रहेगा। ये टर्म किसके इक्वल है, NC0 = 1। अब मैं 1 को इसके किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि P⁻4 मिल जाए, P⁻4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो इस एक्सपेंशन से अब आप निकाल लीजिए P⁻4 का कोएफिशिएंट क्या है। और इससे P⁻4 का कोएफिशिएंट कैसे निकालना है, ये हम लोग लास्ट क्लास में सीख चुके हैं सर। इस वाले एक्सपेंशन से P⁻4 का कोएफिशिएंट निकालो, कैसे निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे। जनरल टर्म r की वैल्यू 4, ये हमने आज देखा कि किस तरीके से अगर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो किस तरीके से -NCr को हम लोग लिख सकते हैं -1 r n + r -1 Cr। सेम चीज यहाँ यूज करके इट इज इक्वल टू 6C2 और 6C4 विच इज इक्वल टू 15। मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए I have I have 15 ways to solve this equation। अगर किसी को वेरीफाई करना है सर, तो क्विकली एक बार वेरीफाई कर लीजिए क्या आया मेरे पास। देखना मेरे पास अल्टीमेटली क्या आया, 6C4 या 6C2। देखना अगर कोई बेगर्स मेथड अप्लाई करो इसके ऊपर कोई भी जिनको बेगर्स मेथड आता है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, एक बार बेगर्स मेथड अप्लाई कीजिएगा, क्या आ रहा है मेरे पास, 4 + 2, 2 स्टार्स है मेरे पास, 4 ये है मेरे पास। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 + 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। ऐसे ही तो हम लोग देखे थे बेगर्स मेथड। या फिर आउट ऑफ द 6 प्लेसेस सेलेक्ट एनी 2 प्लेस, और उसके ऊपर आप बार्स रख दीजिए, मतलब 6C2। सेम है या नहीं, यहाँ बताना सारे लोग एक बार। क्लियर? बाकी लोग बताइए, अभी एक ही कोई मुझे आंसर कर रहा है, बाकी लोग। इसमें कुछ भी टफ नहीं है, बस हमें मैप करना है सर कि हम लोग प्रॉब्लम को देखो। अल्टीमेटली हमारा आइडिया क्या है सर, कॉम्बिनेटोरिक्स में हमारा आइडिया क्या है कि किसी भी एक काउंटिंग प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम लोग जो टेक्निक्स यूज करेंगे, हम लोग किसी दूसरे प्रॉब्लम की हेल्प ले रहे हैं बेसिकली। हम लोग क्या कर रहे हैं सर, हम लोग एक्सटेंडेड बाइनोमियल थ्योरम का हेल्प ले रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, जनरेटिंग फंक्शन की हेल्प से बेसिकली मैपिंग कर रहे हैं कि अच्छा ये एक प्रॉब्लम है, इसको मैं कैसे मैप कर दूं उस प्रॉब्लम पे, ताकि अगर मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊं कि किसी भी गिवन पॉलिनोमियल एक्सपेंशन का किसी एक स्पेसिफिक डिग्री वाले टर्म का कोएफिशिएंट क्या होगा, वही नंबर ऑफ वेज है। कैसे नंबर ऑफ वेज हैं, ये हम लोग यहाँ पे अच्छे से समझ लिए हैं सर। इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछो वापस से। ये देखो अच्छे समझ चुके हैं क्यों मैं नंबर ऑफ वेज को रिलेट कर रहा हूँ उसके क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट से। और यहाँ पे एडिशन मल्टीप्लिकेशन रूल किस तरीके से लग रहा है वो भी हम देख चुके हैं। स्पेसिफिक बिल्कुल एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए सर। क्यों मैं लिख रहा हूँ P⁻1 P⁻2 प्लस P⁻3, क्यों यहाँ पे हम ऐसा लिख रहे हैं सर, बिकॉज आई नो कि x की मैं पॉसिबल वैल्यूज या तो 1 या तो 2 या तो 3 ले सकता हूँ, इसीलिए यहाँ पे एडिशन रूल अप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि मुझे x + y = 5 सॉल्व करना है। वो सॉल्व कब हो पाएगा, जब x की वैल्यू मिल जाए एंड y की वैल्यू मिले, तभी वो पूरा इक्वेशन सॉल्व होगा। इसीलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सिमिलरली y के लिए मेरे पास 3 पॉसिबल चॉइसेस हैं। दिस इज सिमिलर टू दिस प्रॉब्लम ना, ध्यान से देखो एक बार सारे लोग।
कि ये पहला गेट है, एंट्री एक्स एग्जिट वाई, इंटर करने के लिए यू हैव थ्री पॉसिबल वेज, एग्जिट करने के लिए अगेन यू हैव थ्री पॉसिबल वेज। तो हम कितने वेज में बाहर निकल सकते हैं सर? यही तो है ये। अगर मैं इसको एडिशन रूल लगाऊं यहाँ पे, मतलब तीन वेज ये और तीन वेज ये, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि एक्स के लिए तीन वेज एंड वाई के लिए तीन वेज, तो मेरा पूरा काम कब कंप्लीट होगा? जब मैं एक्स और वाई दोनों को कंबाइन करूँ। क्लियर है ना? इसीलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, आई गेस क्लियर है। चलिए एक बार जल्दी से नोट कीजिए, फिर और प्रॉब्लम्स देखते हैं, एक दो और प्रॉब्लम्स देखेंगे हम लोग। नोट हो जाए तो बताना जल्दी से ना, क्योंकि देखो बिना वाई के मतलब ही नहीं है। अगर हम कभी भी पढ़ाई करें हमें ये पता होना चाहिए। जैसे मैंने जब बाइनोमियल एक्सपेंशन बताया था वहां बताया था हम ए प्लस बी रेज टू एन को क्यों लिख रहे हैं एन सी जीरो प्लस एन सी वन, एन सी जीरो क्या बोलते हैं ए रेज टू एन प्लस एन सी वन ए रेज टू एन माइनस वन बी रेज टू एन, क्यों लिख रहे हैं ऐसा? ये एन सी जीरो एन सी वन कहाँ से आ रहा है, हमें रीजन पता चल गया ना। सिमिलरली हम ऐसे मैप कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, रीजन पता होना चाहिए हमें। प्रीवियस जो वो वाला बताया था मैं देखता हूँ उसका आंसर अभी ना। यहाँ तक हो गया सबका नोट? एक बार बताना मुझे। ठीक है, चलिए अब एक और चीज देखते हैं सर, हम लोग एक और प्रॉब्लम देखते हैं जिससे हम और ज्यादा बेहतर अप्रिशिएट कर पाएंगे इस आइडिया को। इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज द सम ऑफ अपर फेसेस ऑफ फोर distinct dies can be six। देखो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को मैप करेंगे सर। सबसे पहले प्रॉब्लम को हम देखेंगे, समझेंगे प्रॉब्लम बोल क्या रहा है। ठीक है, दिस इज सिमिलर टू सॉल्विंग नॉन इंटीग्रल सोल्यूशन वाला, है ना? बट उसमें क्या था, नॉन इंटीग्रल सोल्यूशन में सर हमारे पास लोअर बाउंड्स थे, अपर बाउंड नहीं था। अब हम आ रहे हैं एक्चुअल में कि अब हम अभी तक मैंने जो भी प्रॉब्लम करा है उसमें अपर बाउंड एक वाले बस एक ही एग्जाम्पल में था शायद, इसमें भी अपर बाउंड नहीं था, ऊपर वाले में इस वाले में अपर बाउंड था। अब हम यहाँ पे देखते हैं एक्चुअल में हो क्या रहा है सर। ठीक है, क्या है मेरे पास सर? इन हाउ मेनी वेज द सम ऑफ अपर फेसेस ऑफ फोर डिस्टिंक्ट डाइस। तो मैं चार डिस्टिंक्ट डाइस अलग अलग ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट द डाई बी x1, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। मतलब पहले डाई के ऊपर जो वैल्यू आई वो x1 है, दूसरे के ऊपर x2, सिमिलरली फोर्थ के ऊपर x4, एंड इट इज इक्वल टू 6। यही इक्वेशन सॉल्व करना है हमें सर। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि एक्स आई जो है मतलब आई डाई के ऊपर वैल्यू इट कैन बी 1 to 6, ये मुझे पता है। ठीक है, फाइन। अगर लोअर बाउंड था केवल, अपर बाउंड नहीं है, तो हम बेगर्स मेथड से उसको सॉल्व कर सकते थे। इन जनरल बेगर्स मेथड अप्लाई करने के पहले मेरा बाय डिफॉल्ट लोअर बाउंड क्या था सर? जीरो था, हम देख रहे थे। अगर बाय डिफॉल्ट लोअर बाउंड जीरो ना हो तो हम उसको जीरो में ट्रांसफॉर्म कर रहे थे। वो भी एग्जांपल्स हम देख चुके हैं ऑलरेडी पहले, है ना? किस तरीके से हम लोग जीरो में ट्रांसफॉर्म कर रहे थे, फिर बेगर्स मेथड अप्लाई करके सॉल्व कर रहे थे। फाइन, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे मेरे पास अपर बाउंड भी है, लोअर बाउंड भी है। एक्स की वैल्यू आप देखो, डाई के ऊपर क्या होता है, वन वन डॉट से लेके 6 डॉट तक होते हैं मेरे पास। अब हम इस प्रॉब्लम को कैसे मैप करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहला काम क्या है सर? हर एक वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग x1 x2 x3 x4 चार वेरिएबल्स हैं। हर एक वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग मेरे पास टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हैं बताना सारे लोग। हर एक वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर? फॉर एग्जाम्पल x1 जो वेरिएबल है उसके पास, उसके लिए मेरे पास टोटल 6 पॉसिबिलिटीज।
1 2 3 4 5 6। सिमिलरली x2 के पास भी x3 के पास भी। तो मैं क्या करूंगा, हर एक वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग आई विल फॉर्म वन पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री जो होगी वो क्या होगी 6। मतलब उसके उसके जो पावर्स होंगे बेसिकली वो उन पॉसिबिलिटीज से ही आएंगे मेरे पास। फॉर एग्जाम्पल इसके करस्पॉन्डिंग क्या बनेगा पॉलिनोमियल, p⁻1 प्लस p⁻2 प्लस p⁻3 प्लस p⁻4 प्लस p⁻5 प्लस p⁻6। क्यों मैं प्लस कर रहा हूं, अगेन आई एम रिपीटिंग, बिकॉज सर x1 की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है, या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6। इसीलिए सारी पॉसिबल वैल्यूज को मैंने पॉलिनोमियल के पावर के टर्म में लिख दिया। ठीक है, बट अभी केवल x1 के करस्पॉन्डिंग लिखे, हमें क्या चाहिए x1 x2 x3 x4। और इन सबको जब मैं ओवरऑल इन सबको ओवरऑल मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा ये एक्चुअल में x1 इन चारों वेरिएबल्स के करस्पॉन्डिंग जो पॉलिनोमियल्स आएंगे उनको मल्टीप्लाई करूंगा तो यही हो जाएगा रेज टू 4। ठीक है, और इसमें मेरा इंटेंशन क्या है सर, p⁻6 इसका कोएफिशिएंट चाहिए मुझे। आई एम इंटरेस्टेड इन कोएफिशिएंट ऑफ दिस, कोएफिशिएंट ऑफ p⁻6। क्यों p⁻6, क्योंकि p⁻6 का जो कोएफिशिएंट होगा वही बताएगा कि ओवरऑल टोटल कितने वेज हैं जिसमें मैं p⁻6 वाला जो टर्म है वो जनरेट कर सकूं। मतलब अगर मैं जल्दी जल्दी इंट्यूटिवली बताऊं सर, p⁻2 मतलब पहले डाई में मेरे पास 2 आया, दूसरे डाई में मान लो मेरे पास 1 आया, तीसरे डाई में भी 1 आया, चौथे डाई में 2 आ गया, तो 6 बन गया ना ओवरऑल। ऐसे कितने वेज होंगे, सेम काम कर रहे हैं ना जो अभी तक हम देखते हुए आए थे सर। चलिए अब मुझे क्या करना है बेसिकली, इस गिवन एक्सपेंशन में p⁻6 फाइंड आउट करना है, उसका कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे सर, इस गिवन एक्सपेंशन में कैसे निकालेंगे, इस एक्सपेंशन को, इस समेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ बताना, अगेन यूजिंग आवर जीपी, दिस इज अ जीपी। जीपी का समेशन क्या होगा, फर्स्ट टर्म 1 माइनस p⁻6 डिवाइडेड बाई 1 माइनस p। ठीक है, और ओवरऑल रेज टू 4, यही है। इस वाले मैंने क्या किया, इस वाले पूरे जीपी का समेशन जो है वो लिख दिया यहाँ अंदर, और रेज टू 4 है, रेज टू 4। क्लियर है, स्टेप्स बस मैं फॉलो कर रहा हूँ। ये क्या बन जाएगा, p⁻4 1 माइनस p⁻6 रेज टू 4 इंटू 1 माइनस p⁻4। करेक्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है सर। अब एक बार सारे लोग जल्दी जल्दी बताना, ये जो टर्म है मेरा 1 1 माइनस p⁻4, इस वाले में क्या क्या पावर्स मिलेंगे मुझे, अगेन सेम थिंग ना, जब मैं इसको एक्सपैंड करूंगा सर तो क्या क्या मिलेगा मुझे, a+b⁻n। तो इसमें मुझे कोई भी ऐसा टर्म मिलेगा क्या, जो जितने भी मुझे टर्म्स मिलेंगे, हर एक टर्म की जो डिग्री होगी, पी मतलब उस पॉलिनोमियल में जो डिग्री होगी वो क्या होगी 6, फिर 6 × 4, इस तरीके से उसके मल्टीपल्स में एक ही ऐसा टर्म मिलेगा 1 वाला, 1 माइनस कुछ भी समथिंग आएगा इसके अंदर। ये 1 क्या है, इस 1 के करस्पॉन्डिंग, मतलब NC0 NC1 ऐसे करते हैं तो NC0 के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं p⁻4 से, और इस पूरे को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 1 माइनस p⁻4 से। मुझे चाहिए क्या सर, मुझे चाहिए क्या, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। मतलब कि यहाँ पे मेरे पास p⁻2 ऑलरेडी है, यहाँ ये 1 है, तो 1 × p⁻4, सॉरी यहाँ p⁻4 है, 1 है, 1 × p⁻4 इज p⁻4, मतलब p⁻4 इंटू 1 माइनस p⁻4। मतलब यहाँ से मुझे क्या चाहिए, जल्दी से बताना कोई, यहाँ से मुझे क्या चाहिए, p² का कोएफिशिएंट, क्योंकि मुझे क्या चाहिए था, ओवरऑल कोएफिशिएंट ऑफ p⁻6। तो p² का कोएफिशिएंट चाहिए। अब बताना सारे लोग, यहां से p² का कोएफिशिएंट कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है सर, हम लोग पहले से देख चुके हैं, -4 CR माइनस p²। मतलब ये क्या बन जाएगा सर, सॉरी, ये क्या बन जाएगा, -4C2p²। माइनस है तो माइनस माइनस मैंने वहां पे ऑलरेडी प्लस कर दिया, और उसके बाद ये क्या बन जाएगा, n+r-1। n+r इज 4+2 इज 6, -1 इज 5, 5C2।
पी स्क्वायर। 5c2 की वैल्यू क्या होती है सर? 5c2, 5c2 इज इक्वल टू 10। मतलब देर आर 10 ways in which we can solve this problem. We can we can have uh, we can have the sum as equal to 6 on the upper faces of the or on four distinct dice. बताना क्लियर है ये चीज? बस यहाँ पे हमें इक्वेशन सॉल्विंग समझना है, यहाँ पे हमें इक्वेशन सॉल्विंग समझना है सर कि हम इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें। करना क्या है, हमारा आइडिया क्या है? कोएफिशिएंट चाहिए p⁻6 का। ठीक है, p⁻4 ऑलरेडी मेरे पास है, ये टर्म है मेरे पास। इस टर्म को जब मैं एक्सपैंड करूंगा, आप चाहो तो एक्सपैंड करके देख लो क्या आएगा। इसको अगर मैं एक्सपैंड करूंगा, इसको मैं एक्सपैंड करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास? 4c0 1 1 जो भी आएगा यहाँ पे 4 प्लस 4c1 1 -p⁻6 1 तो माइनस मतलब p⁻6 हो गया ये। अगला टर्म क्या आएगा? 4c2 माइनस ये 1 है यहाँ पे 1 और -p⁻6 का स्क्वायर मतलब 12। तो देखो पहला 6 आ गया, 12 आ गया, तो यहाँ पे कुछ कोई ऐसा टर्म आ ही नहीं रहा। ऑलरेडी p⁻4 है, तो मैं p⁻4 को p⁻6 से मल्टीप्लाई करूंगा, p⁻10 यही मिल गया मुझे, है ना? क्लियर है आइडिया सारे लोगों को? एक बार नोट करना सारे लोग, ठीक है ना? एक दो और एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग अभी। एक एक और एग्जांपल देखते हैं, दो एग्जांपल मैं होमवर्क में दे दूंगा, है ना? उसके पहले एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है वो भी। नोटेड? ठीक है सर, ठीक। ठीक है, नोटेड। चलिए, अब अगर मैं बोलूं फॉर एग्जाम्पल फाइंड, क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस 4x4 इज इक्वल टू 20। जहां पे मेरे पास कंडीशन बस ये है कि xi इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन बस। ठीक है सर, इस कंडीशन को यूज करके इस गिवन इक्वेशन के लिए मुझे बताना है नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस के लिए। अगर यहाँ पे सर ये 4x4 नहीं रहता, तब तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान था यूजिंग बेगर्स मेथड। हम बेगर्स मेथड में क्या देख रहे थे, जो इक्वेशन था उसमें हर एक जो जो लीनियर इक्वेशन था बेसिकली मेरे पास, उसमें हर एक का कोएफिशिएंट वाज 1। यहाँ पे 4x4 आ गया। तो या तो एक तरीका ये है कि इंडिविजुअली उसको वैल्यूज असाइन कीजिए कि लेट अस सपोज x4 इज इक्वल टू 0। x4 0 हो गया तो ये ओवरऑल x1 प्लस x2 प्लस x3 विल बी इक्वल टू 16। x4 को 1 असाइन कर दो, सॉरी, अगर x4 0 हो गया तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 20। 1 असाइन करेंगे तो इज इक्वल टू 16। 2 असाइन करेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 12 एंड सो ऑन। इस तरीके से अलग अलग केसेस में सॉल्व कीजिए, सबको ऐड कर दीजिए। एक तो ये पॉसिबिलिटी है सर, ठीक है। और हम लोग अब अभी जो हमने सीखा उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं सर, चलिए वो भी देख लेते हैं। चलो, अब यहाँ पे मेरे पास बस इतना गिवन है कि जो x1 की वैल्यू है एक्चुअल में, x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, x3 की, x4 की, इट इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम कैसे अप्लाई करें यहाँ पे सर? चलो, अब हमारा इंटरेस्ट क्या है? p⁻, यहां से मुझे ये पता चल गया कि मुझे p⁻20 का कोएफिशिएंट चाहिए। तो अगर मैं यहाँ से सर x1 के करस्पॉन्डिंग एक पॉलिनोमियल बनाऊं तो पॉलिनोमियल कैसा दिखेगा? p⁻0 प्लस p⁻1 प्लस p⁻2 प्लस p⁻3 अप टिल ऐसे ऐसे करके बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं, क्योंकि कुछ अपर बाउंड नहीं है मेरे पास। तो मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि इफ नो अपर बाउंड इज गिवन तो कंसिडर कि इन्फिनिटी तक जा रहा है।
है ना। सिमिलरली x2 के लिए भी सेम ऐसा ही पॉलिनोमियल बनेगा, सिमिलरली x3 के लिए भी सेम ऐसा ही पॉलिनोमियल बनेगा। x4 के लिए, इस वाले टर्म के लिए क्या पॉलिनोमियल बनेगा, एक बार कोई बताना। इस वाले टर्म के लिए क्या पॉलिनोमियल बनेगा। अगर हमने वो पॉलिनोमियल फॉर्म कर लिया तो हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। क्या पॉलिनोमियल बनेगा बताना। इस वाले टर्म के लिए व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज। अगर हम x4 की वैल्यू जीरो लें तो इसकी वैल्यू होगी जीरो, मतलब p रेज टू जीरो। x4 की वैल्यू वन लें तो क्या होगा, फोर। फोर मीन्स वैल्यू फोर आएगी, मीन्स p रेज टू फोर। x4 की वैल्यू टू लें तो वैल्यू क्या आएगी, एट, मीन्स p रेज टू एट। इसकी वैल्यू थ्री लें तो वैल्यू 12 आएगी। ये पॉलिनोमियल बना इसके करस्पॉन्डिंग। अब हम क्या करेंगे रिजल्टेंट सर, इन चारों पॉलिनोमियल्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब p रेज टू जीरो प्लस p रेज टू वन प्लस p रेज टू टू टिल इंफिनिटी रेज टू थ्री, क्योंकि ये तीन बार मल्टीप्लाई होगा, इसके करस्पॉन्डिंग इसके करस्पॉन्डिंग इसके करस्पॉन्डिंग, इन टू p रेज टू जीरो प्लस p रेज टू फोर प्लस p रेज टू एट, सो ऑन टिल इंफिनिटी। अब मेरा इंटरेस्ट क्या है सर, इस गिवन पॉलिनोमियल में, इस गिवन पॉलिनोमियल में जो भी एक्सप्रेशन है, इसमें कोइफिशिएंट ऑफ क्या निकालना है मुझे, p रेज टू 20। बताइए आप लोग सॉल्व कर, पूरे ओवरऑल ओवरऑल में p रेज टू 20 का कोइफिशिएंट क्या है। बहुत आसान है सॉल्व करना। हम क्या करेंगे सर, ये मुझे पता है इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी है तो इसके करस्पॉन्डिंग सम क्या आ जाएगा सर, वन अपॉन वन माइनस पी, मतलब वन अपॉन वन माइनस पी रेज टू थ्री। क्यों रेज टू थ्री, बिकॉज तीन बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन टू पी रेज टू जीरो, पी रेज टू जीरो प्लस पी रेज टू वन प्लस पी स्क्वायर, सॉरी 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 क्या कर रहा हूं मैं, पी रेज टू फोर प्लस पी रेज टू एट एंड सो ऑन, है ना। अब चलो, अब ध्यान से एक बार देखना सारे लोग, बस हो गया सॉल्व ना, मैं बस एक चीज बता रहा हूँ। अगर मैं यहां से पी रेज टू जीरो लूं तो इस वाले एक्सपेंशन से मुझे क्या लेना पड़ेगा सर, और ये एक्सपेंशन एक्चुअल में किसके इक्वल है, ये एक्सपेंशन किसके इक्वल है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसको वापस से। ये एक्सपेंशन एक्चुअल में किसके इक्वल है, दिस इज वन माइनस पी रेज टू माइनस थ्री। तो अगर मैं यहाँ से पी रेज टू जीरो ले रहा हूँ, तो पी रेज टू जीरो यहाँ से ले रहा हूँ, तो मुझे यहाँ से क्या लेना पड़ेगा, इसको इस तरफ से बना देता हूँ। मुझे यहाँ से किसका पावर चाहिए होगा, पी रेज टू 20 का। अगर मैं यहाँ से पी रेज टू फोर ले रहा हूँ तो यहाँ से किसका पावर चाहिए होगा मुझे, पी रेज टू 12 का, सॉरी फोर ले रहे हैं ना, 16 का। समझ में आया सारे लोगों को क्या करना है, एंड सो ऑन हम इस तरीके से करेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ पी रेज टू 16 लेंगे यहाँ से। अगर मैं यहाँ से पी रेज टू 8 ले रहा हूँ तो यहाँ से किसका कोएफिशिएंट निकालेंगे, 12 का। यहाँ से अगर मैं पी रेज टू 8 के बाद 12 ले रहा हूँ तो यहाँ से पी रेज टू 8 का कोएफिशिएंट एंड सो ऑन निकालेंगे। बताना सॉल्व करके सारे लोग। यहाँ से और क्या लूंगा, पी रेज टू इसके बाद 16, मतलब पी रेज टू फोर का कोएफिशिएंट, और क्या लेंगे यहाँ से पी रेज टू 20, मतलब पी रेज टू जीरो का कोएफिशिएंट। इतना कोएफिशिएंट निकालना। अब पी रेज टू 20 का कोएफिशिएंट क्या आएगा सर, बहुत बहुत आसान है निकालना। पी रेज टू 20 का कोएफिशिएंट क्या आएगा, जनरल कोएफिशिएंट निकाल लो। पी रेज टू आर का कोएफिशिएंट क्या आएगा सर, यहाँ पे बताना एक बार जल्दी से सारे लोग। पी रेज टू 20 का कोएफिशिएंट क्या आएगा सर, अगर मैं पी रेज की 20 के कोएफिशिएंट को लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस थ्री सी आर माइनस पी रेज टू आर, मतलब माइनस थ्री सी आर माइनस पी 20, ये है 20, है ना। तो ये क्या बन जाएगा सर एक्चुअल में, एन प्लस आर माइनस वन, मतलब 20 प्लस थ्री माइनस वन, 22 C 20 पी रेज टू 20। ठीक है। सिमिलरली ये हो गया इसका, इसके करस्पॉन्डिंग 16 के करस्पॉन्डिंग क्या बनेगा वो हम देखेंगे। इसके करस्पॉन्डिंग बस सबको ऐड कर देंगे, मतलब ओवरऑल क्या बनेगा, 22 C 20 प्लस, नेक्स्ट इसके करस्पॉन्डिंग निकालेंगे 16 के करस्पॉन्डिंग। 16 के करस्पॉन्डिंग क्या बन रहा होगा मेरे पास, वो आप लोग बताइए। अगले इसके करस्पॉन्डिंग 12 के करस्पॉन्डिंग क्या बन रहा होगा, 8 के सबको ऐड कर दो, दैट विल बी द ओवरऑल नंबर ऑफ वेज। क्लियर है आइडिया। बताएं नेक्स्ट क्या आ रहा है।
हाँ देखो, अपर बाउंड यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अपर बाउंड इज 20, बट ज्यादा आसान तरीका क्या है सर? अपर बाउंड फिक्स कर दो फिर सॉल्व करो। अल्टीमेटली हो क्या रहा होगा, वो जो अपर बाउंड वाले टर्म्स हैं यहाँ पे एक बार ध्यान से देखना। अगर मैं p/20 तक जाऊं तो आगे वाले जो ये तीन तीन उनका पॉलिनोमियल्स का मल्टीप्लीकेशन अपने आप वो 0 0 पे जा रहा होगा। तो इट इज बेटर ना कि मैं इसको, अगर मुझे अपर बाउंड नहीं गिवन है तो अपर बाउंड इन्फिनिटी मान लें। इन्फिनिटी मानने से फायदा क्या होगा मेरा? अपने आप जो केसेस नहीं आ रहे हैं मेरे अकाउंट में वो अपने आप डिस्कार्ड हो जाएंगे। ऐसे सोचो अक्षय। नेक्स्ट टर्म बताना जल्दी से आप लोग। मैंने सॉल्व कर दिया एक्चुअल में, बस मैं नेक्स्ट टर्म चाह रहा हूँ कि आप लोग बताइए, आप समझ के उसको। 18C16 आ रहा है क्या? हाँ करेक्ट। 18C16। उसका अगला टर्म क्या आएगा? 14C12। 14C12 आ रहा है इस वाले करस्पॉन्डिंग। एक बार चेक करो आशीष, चेक करो। 14C12 ही तो आएगा। हम क्या देख रहे हैं? -3CR। आर की वैल्यू यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे? 12। तो आर की वैल्यू 12 पुट करेंगे। अगर आर की वैल्यू 12 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? R+3। R+3 इज 12+3 इज 15 -1 इज इक्वल टू 14C12। 14C12 है ये। उसके बाद नेक्स्ट इस तरीके सिमिलरली इन सारों का सम। तो ऑप्शन इस फॉर्म में गिवन हो सकता है, इन सब का ये जो करस्पॉन्डिंग सम आ रहा है वो। क्लियर है सारे लोगों को अभी? ठीक है, चलिए। हम लोग बाकी बाकी मैं होमवर्क दूंगा, 2 क्वेश्चन और है मेरे पास जो मैं होमवर्क में दूंगा। और मेरे हिसाब से अब हमारे पास कैसा भी प्रॉब्लम है जनरेटिंग फंक्शन का, काउंटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं दे दे रहा हूँ होमवर्क के लिए वैसे। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन मैं दे दे रहा हूँ होमवर्क के लिए कि कंसिडर करो कि आई हैव, क्वेश्चन एज कि इन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट इन हाउ मेनी वेज और हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 3 persons, 3 person A, B, C having respectively 6, 7, and 8 1 rupee coin donate ₹10 collectively। मतलब 3 लोग हैं ए बी सी, जिसमें से ए के पास 6 सिक्के हैं एक के, बी के पास 7 सिक्के हैं एक के, और सी के पास 8 सिक्के हैं एक के। तो इन हाउ मेनी वेज वो लोग डोनेट करें सच दैट ओवरऑल जो कलेक्टिव सम है वो 10 आए। मतलब कि हम क्या चाह रहे हैं सर? अगर ए के करस्पॉन्डिंग एक्स है, बी के करस्पॉन्डिंग वाई है, सी के करस्पॉन्डिंग जेड है, तो हम ये सम 10 चाह रहे हैं। वेर एज एक्स के ऊपर कंडीशन क्या है? वो 0 सिक्के डोनेट कर सकता है, मैक्सिमम कितने कर सकता है? 6। वाई सिमिलरली मिनिमम 0, मैक्सिमम कितने सिक्के डोनेट कर सकता है? 7। जेड मैक्सिमम 8, मिनिमम 0। ये 3 कंडीशन है मेरे पास। अब हम क्या करेंगे सर? तीनों के करस्पॉन्डिंग एक एक पॉलिनोमियल बनाएंगे, उन पॉलिनोमियल को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और p/10 का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है वो देखेंगे। वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, सो दिस इज फॉर होमवर्क। आंसर करके आप लोग ग्रुप में पोस्ट करिएगा। बाकी फिर ठीक है, बाकी 1 2 और क्वेश्चंस में दूंगा होमवर्क के लिए।
आई गेस आइडिया इज क्लियर। इसी टाइप के कोई भी प्रॉब्लम्स अगर अब आपको फ्यूचर में मिलेंगे तो आई होप कि सारे लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, बस सिस्टमेटिक तरीके से हमें आगे चलना है सर। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर, कि ये आइडेंटिफाई करना कि अपर बाउंड लोअर बाउंड क्या है। फाइन, ठीक है, अगर मेरे पास केवल लोअर बाउंड है, देयर इज नो एनी अपर बाउंड, तो वी कैन गो विद द बिगेस्ट मेथड वाला तरीका जो हम पहले से जानते हैं। उसके बाद सर नेक्स्ट क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास अपर बाउंड भी है, तो अपर बाउंड भी है तो बेटर अप्रोच शुड बी कि हम एक काम करें, हम उस गिवन जो भी मेरे पास प्रॉब्लम है उसके करस्पॉन्डिंग उसको कन्वर्ट करें पॉलिनोमियल्स में, पॉलिनोमियल के स्पेसिफिक पावर के कोएफिशिएंट के ऊपर फोकस करें, वही मेरा सॉल्यूशन होगा। क्यों वो मेरा सॉल्यूशन होगा ये भी हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। केवल हम ये मतलब याद नहीं कर रहे हैं कि हाँ पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन होगा, जो 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 पॉलिनोमियल का क्या बोलते हैं कोएफिशिएंट होगा वही सॉल्यूशन होगा। क्यों सॉल्यूशन होगा वो, क्योंकि हम लोग और एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन रूल अप्लाई करके देख रहे हैं कि अच्छा हाँ, इसलिए पॉलिनोमियल को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जो कोएफिशिएंट आ रहा है वही नंबर ऑफ बेस। ठीक है, उसके बाद हम पॉलिनोमियल फॉर्म करेंगे, पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी हम पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे सर, हमें क्या ध्यान में रखना है, ऐसा हो रहा होगा कि एक 1/1 - p ऐसा कुछ टर्म बन रहा होगा रेज टू एन। तो जब मैं उसको ऊपर लेके आऊंगा तो मेरे पास 1 - p रेज टू -n का कुछ टर्म बनेगा। और 1 - p रेज टू -n को कैसे एक्सपैंड करना है ये हम एक्सटेंडेड बाइनोमियल थ्योरम से सीख चुके हैं। हियर इन सारे केसेस में n मोस्ट प्रोबेबली शुड बी n बिलोंग्स टू दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो वहां पे हम अगेन n+r - 1 CR लगा सकते हैं। ठीक है, उससे हम उसके करस्पॉन्डिंग फाइंड आउट करेंगे कि जो भी मुझे एक्सपेंशन में चाहिए, हो सकता है केवल उसी को सॉल्व करके मुझे एक पर्टिकुलर पावर मिल जाए p का, हो सकता है कोई और उसके साथ में हो। जैसे हम लोग लास्ट गेट 2022 वाला एग्जाम्पल देखे थे, x⁻12 का कोएफिशिएंट चाहिए था, तो ऐसा था ना कि पहले कुछ टर्म साथ में आ गया था, उसके बाद हमें उस वाले एक्सपेंशन से ढूंढना है कोई टर्म। जैसे हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे कर रहे थे हम लोग, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि p⁻0 है तो मुझे इससे p⁻20 चाहिए, बट अगर p⁻4 ऑलरेडी आपके पास है तो यहाँ मुझे इस वाले एक्सपेंशन से p⁻16 का ही कोएफिशिएंट चाहिए होगा। तो इस तरीके से हम लोग फिर मैप करेंगे थोड़ा सा कि हाँ ठीक है, किसके करस्पॉन्डिंग मुझे क्या चाहिए। ओवरऑल मुझे जो मेरा टारगेट है कि p⁻20 आना चाहिए। क्लियर, तो बस सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो करना है कभी भी, और इजिली कैसे प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाकी मैं कुछ और क्वेश्चंस पोस्ट करूंगा ना। एक सेकेंड।